बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल शिक्षा में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड में हर साल ये पूछा जाता है बच्चों। कभी ये सवाल जो है 2 नंबर का आता है, कभी बच्चों ये 4 नंबर का आता है। पिछले साल के एग्ज़ाम में बच्चों ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आया था। ठीक, इसमें आपको संख्या दी जाएगी, उसको हम अपरिमेय साबित करेंगे बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए, ये लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, आपको दिखाना है कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी आपको ये दिखाना है कि ये संख्या हमारी अपरिमेय है, तो उसको हम उल्टा मान के चलेंगे कि मान लीजिए कि वो संख्या बच्चों हमारी परिमेय है। ठीक, तो अगर कोई संख्या बच्चों परिमेय है तो वो जो है 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। पहला नंबर कि वो पी बटे क्यू के रूप में लिखी होगी, और पी और क्यू का बच्चों देखिए पी और क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने कह दिया कि अंडर रूट टू। देखिए, हम कल्पना करते हैं कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, परिमेय संख्या का क्या परिभाषा होता है कि अगर अंडर रूट टू परिमेय है बच्चों, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, जहाँ पी और क्यू बच्चों पूर्णांक है और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो क्यू आप देख रहे हैं बच्चों ये 0 ना हो। ठीक, और ये पी और क्यू बच्चों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि जेड, जेड का मतलब इंटीजर। ठीक, और बच्चों पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा ना हो, मतलब कि पी और क्यू बच्चों एक से कट जाना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब वो गुणनखंड जो दोनों का हो, यानी कि पी और क्यू दोनों का हो। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा हमारा अंडर रूट टू बराबर पी बटे क्यू। ठीक, पी बटे क्यू। अगर हम इसमें कैंची गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हमारा दिखने लगेगा अंडर रूट टू क्यू बराबर में पी। ठीक, जैसा कि बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है अंडर रूट टू क्यू बराबर पी। ठीक, देख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद बच्चों हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों, तो देखिए ठीक, अंडर रूट टू क्यू का हम वर्ग करेंगे बराबर बच्चों पी का वर्ग करेंगे। ठीक, तो जब हम अंडर रूट टू का वर्ग करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और क्यू का वर्ग करेंगे बच्चों तो क्यू स्क्वायर मिलेगा, और इधर हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ हमने 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों अगर हम क्यू स्क्वायर को रोक लें तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 1। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2, समीकरण 1। चलिए बच्चों, इसको समझाते हैं कि पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2 का मतलब। तो बच्चों, पी स्क्वायर बाई 2 का क्या मतलब है कि देखिए पी स्क्वायर बाई 2 का मतलब है कि बच्चों पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी 2 से विभाजित होगा। चलिए समझते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया बच्चों कि जो 4 है हमारा, जैसे 4 हमने कह दिया कि 4 बच्चों 2 से विभाजित हो रहा है, तो अगर हम 4 का बच्चों स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर आप जानते हैं कि क्या होता है, 16। तो बच्चों 16 भी तो 2 से हमारा विभाजित होता है, क्यों, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो 2 आपको दिख रहा है वो 4 का एक गुणनखंड है। तो वही बात हमने लिखा हुआ है बच्चों कि पी स्क्वायर बाई 2 का मतलब है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी 2 से विभाजित होगा, अतः हम कह सकते हैं कि 2 भी पी का एक गुणनखंड होगा। ठीक, उसके बाद में बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में बच्चों, इसके बाद बच्चों हम समीकरण 1 में पी बराबर जो है 2r रखेंगे। ठीक, पी बराबर 2r, जहाँ r का मतलब कोई पूर्णांक है। ये जो समीकरण आपको दिख रहा है बच्चों, जहाँ जहाँ पी स्क्वायर है वहाँ वहाँ हम पी की जगह पर 2r रखेंगे। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ हमारा समीकरण 1 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। तो जहाँ जहाँ आपको पी दिख रहा है वहाँ वहाँ 2r रखेंगे। तो यहाँ बच्चों हम रखेंगे 2r, और 2r का कर देंगे स्क्वायर, 2r का स्क्वायर और बटे में 2।
2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4r², ठीक, बटे 2। 4 का आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2r², यानी कि q² बराबर 2r²। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, p की जगह पर रखेंगे 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4r² और उसका आधा करेंगे तो 2r², यानी कि आपको मिल गया हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं q² बराबर 2r²। तो यहाँ से बच्चों अगर हम r² को रोक लें तो ये हमारा हो जाएगा q²/2, ठीक, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ठीक, r² बराबर q²/2, इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण दूसरा। ठीक, अब फिर समझाते हैं बच्चों कि q²/2 का मतलब क्या है। जैसे हमने पिछला आपको समझाया था, देखिए q²/2 का मतलब है बच्चों कि q² जो है 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2 भी p का एक q का एक गुणनखंड होगा, ठीक, क्योंकि बच्चों अभी हमने आपको समझाया कि अगर q² बच्चों 2 से विभाजित हो रहा है तो अगर हम इस पे से स्क्वायर हटा लें तो ये भी हमारा 2 से विभाजित होगा। जैसे बच्चों 4 का स्क्वायर अगर हम करें, 4 का स्क्वायर बच्चों 2 से विभाजित हो रहा है तो 4 पे से अगर हम स्क्वायर को हटा लेंगे यानी कि 4, तो 4 भी तो हमारा 2 से विभाजित होगा, है कि नहीं है। तो वही बात लिखा हुआ है कि q² 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अतः हम कह सकते हैं 2 भी q का एक गुणनखंड होगा। बच्चों समीकरण 1 को और 2 को देखकर, ठीक, समीकरण 1 को और 2 को देखकर हम इस बात का बच्चों डिसीजन ले सकते हैं। क्या डिसीजन ले सकते हैं बच्चों कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 के अलावा 2 भी होगा। क्यों बच्चों 2 होगा? क्योंकि आपने देखा कि p भी हमारा 2 से कट रहा है बच्चों, q भी हमारा 2 से कट रहा है, ठीक, p भी जो है हमारा 2 से कट रहा है, q भी हमारा 2 से कट रहा है, तो इनका जो कॉमन गुणनखंड है बच्चों वो 2 है। यानी कि p और q का जो कॉमन गुणनखंड है यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों, हमने शुरू में कहा था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 2 भी है, ठीक, जो कि हमारे द्वारा मानी गई कल्पना का विरोध कर रहा है। क्या कल्पना था बच्चों? हमने कहा था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि p और q का गुणनखंड 1 के अलावा बच्चों 2 भी हो रहा है, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? देखिए यह विरोधाभास हमको क्यों प्राप्त हुआ है बच्चों? हमने जो कल्पना किया था यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है बच्चों। कल्पना कौन सा था बच्चों? हमने ये मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो कल्पना हमने किया था बच्चों ये गलत कल्पना कर लिया था, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से बच्चों ये सिद्ध हो जाता है हमारा, ठीक, प्रूफ हो जाता है इस तरीके से। क्योंकि बच्चों हमने शुरू में आपको बता दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से, यहाँ पर हमने बताया था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। जबकि बच्चों हमने क्या साबित किया कि जो p है हमारा वो भी 2 से कटता है, यानी कि p का गुणनखंड 2 भी है बच्चों और q का गुणनखंड भी 2 है। तो यानी कि ये जो 2 आप देख रहे हैं बच्चों ये p और q का जो है p एंड q का बच्चों ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, ठीक। तो हमने साबित किया कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों 1 के अलावा 2 भी होगा, 1 के अलावा 2 भी होगा। और बच्चों ये हमारे द्वारा माना गया जो कल्पना है, जो हमने कल्पना किया था उसका ये विरोध कर रहा है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। शुरू में हमने स्टार्टिंग में बताया दूसरे नंबर पर कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, जबकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है हमारा, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ये हमारी बातों का विरोध क्यों कर रहा है? तो वही बात हमने लिखा हुआ है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। वो कल्पना क्या था बच्चों? हमने कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो कल्पना हमने किया था बच्चों ये गलत कल्पना था,
ठीक, इस प्रकार से √2 एक अपरिमेय संख्या ये हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक बच्चों, ऐसे बच्चों आप किसी भी सवाल को, अगर वो सवाल हमारा √3 दिया होता तो उसको भी हम इसी तरीके से सिद्ध करवा देते। अगर √5 दिया होता तब भी हम इसको इसी तरीके से सिद्ध करते। बशर्ते हम क्या करते बच्चों कि यहाँ पर जो समीकरण आप एक देख रहे हैं हमारा, देखिए स्क्वायर वगैरह हम करते, जैसे अगर हमको √3 दिया होता तो इसको भी हम p बराबर q के जैसा मान के चलते, फिर हम वही काम फिर करते, स्क्वायर करते, गुणा करते कैची। लेकिन जब समीकरण एक में हमको रखना होता बच्चों, जैसे हमने समीकरण एक में p बराबर 2r रखा है, तो अगर हमको सवाल √3 दिया जाता तो हम समीकरण में p बराबर 3r रखते समीकरण एक में। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते बच्चों, लिखते यहाँ पर कि q² का मतलब है कि q² 3 से विभाजित हो रहा है तो q भी 3 से विभाजित होगा, अतः 3 भी q का एक गुणनखंड होगा, तब 3 का बात होता बच्चों। यहाँ पर अंडर रूट में बच्चों 2 था, इसलिए हमारा हमने जो है p बराबर 2r रखा है समीकरण एक में, तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों 2 मिला है। अगर √3 होता बच्चों तो समीकरण एक में हम p बराबर 3r रखते। अगर कहीं √5 होता तो हम समीकरण एक में बच्चों हम p बराबर 5r रखते, तो कहते कि q²/5 का मतलब है कि q² 5 से विभाजित हो रहा है, ऐसा करके कुछ लिखते हम इसकी जैसा ही बच्चों। ठीक, उस तरीके से इसको भी लिखा जाता। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक सवाल अगर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ना, तो एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए कि अगर आपको √3 दे दिया जाए तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, √5 दे दिया जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, √7 दे दिया जाए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। √3 दिया जाएगा तो आपको p बराबर 3r रखना पड़ेगा बच्चों, जो अंडर रूट में रहेगा। ठीक, √5 रहेगा तो आपको p बराबर 5r रखना पड़ेगा। अगर √7 रहेगा तो बच्चों आपको p बराबर 7r रखना पड़ेगा समीकरण एक में। तो फिर हम वही बात उसको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक, इस तरीके से अगर एक सवाल आप इस सवाल को अच्छी तरीके से को प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, और इसका हिंदी लिखने में आप अच्छे तरीके से माहिर हो जाएं, तो आप इसके कोई भी सवाल आ जाए, चाहे √3 आ जाए, चाहे √5 आ जाए, तो उसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक बच्चों, परेशान ना हो बच्चों, अगला वीडियो हम एक वीडियो और आपके लिए बनाएंगे, उसमें हम आपको सिद्ध करवाएंगे √3 या √5 को लेकर एक सवाल और करवा देंगे आपको, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है बच्चों वो दूर हो जाए। ठीक, अगर ये क्लास अच्छी लगी बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।